सही है। तो नंबर निकालने के लिए बेटा कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे बताएं सर। m मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? Na इंटू m अपॉन मोलर मास कितना है? 63। ये ग्राम के अंदर होना चाहिए आपका मास। बोलो भाई, यहां तक सही है? अब सर रो क्या होता है? रो बेटा n निकाल लो। n कितना हो गया? n हो गया m Na63। ये नंबर ऑफ कॉपर एटम्स है। यहां पुट करना एक बार, कितना हो जाएगा? m Na डिवाइडेड बाय 63 एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सही है क्या? तो बेटा ये देखो, ये क्या बन रहा है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज डेंसिटी। सही है। पर एक चक्कर हो रहा है कि ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। सही है। कितना है बेटा वो? Na/63 इंटू 9, एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है बेटा? मुझे तो चाहिए इसे डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब में, ऐसा यूनिट में। तो मैं क्या कर दूं बताओ? मैं क्या कर दूं? मैं कर देता हूं इसे 10⁻³ से मल्टीप्लाई। सही है क्या? गड़बड़ हो जा रही है बेटा, एक गड़बड़ हो रही है। देखो आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी चीजें। ये देखो, ये 63 था ना, तो ये ग्राम तो चल जाएगा ऊपर, और नीचे सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है आपको। बोलो, इसका ग्राम और इसका ग्राम तो कट रहा है ना। दिक्कत कहां आ रही है? सेंटीमीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10⁻⁻² का क्यूब करना पड़ेगा। ये आ जाएगा बेटा आपका स्मॉल एन। स्मॉल एन भी अभी भी क्या है? ये है नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। और हर एक कॉपर एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? एक ही दे रहा है, तो बेटा इंटू 1 कर देंगे। अगर हर एक कॉपर एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता तो मैं यहां पर इंटू 2 करता। समझ में आया क्या भाई? देखो फॉर्मूला तो लग रहा है बेटा, पर सीधा सीधा नहीं लग रहा है। दोबारा बताऊं? देखो, पहले मैंने क्या करा? पहले मैंने ये फॉर्मूला लगाया केमिस्ट्री वाला, यहां से कैपिटल एन निकाला। कैपिटल एन इतना आ गया। ध्यान दो, यहां पर स्मॉल एम क्या है? ग्राम में, क्योंकि 63 भी ग्राम में है। अब मैंने निकाल लिया बेटा कैपिटल एन को, यहां पर रख दिया इस फॉर्मूले में। यहां रखा तो ये हो गया MNA अपॉन वॉल्यूम 63, नहीं MNA अपॉन 63 और ये वॉल्यूम। अब बताओ, ये मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है डेंसिटी। डेंसिटी मुझे गिवन है 9, पर ये डेंसिटी किस में गिवन है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। अब ग्राम की तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ये ग्राम तो कट रहा है, इसको तो केजी में बदलने की जरूरत नहीं है। पर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा यूनिट तो वॉल्यूम की मीटर क्यूब होनी चाहिए। सही है। उसके लिए मैंने नीचे क्या करा? 10⁻² का क्यूब करा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या लगता है? 10⁻²। और ऐसा 3 बार करना पड़ेगा आपको। सही है। ये और मैंने इंटू 1 क्यों करा बताओ यहां पर? क्योंकि हर एक कॉपर एटम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मैं क्या निकाला है? मैंने कॉपर एटम निकाले हैं, कितने कॉपर एटम होंगे, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इंटू 1 या 2 या 3 जितने भी हो देता। एल्यूमिनियम होता तो इंटू 3 होता। सही है क्या? अब यहां पुट कर दीजिए बेटा बस। आई कितना था? 1.1। स्मॉल एन कितना आ रहा है? स्मॉल एन कितना आ रहा है बेटा? ये रहा। कितना? 9 Na की वैल्यू पता है ना अपने को? 63 इंटू 10⁻⁻6। ई कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19। एरिया क्या लोगे बेटा? एरिया पाई, सर्कुलर है ना, क्योंकि डायमीटर गिवन है। d²/4, d²/4 पाई r² की जगह पाई d²/4। डायमीटर कितना? 1 मिलीमीटर। तो बेटा इसको भी किस में बदलना पड़ेगा? -3 का स्क्वायर और इंटू VD। थोड़ा सा ये घिचपिच हो गया, ये अलग। तो बेटा यहां पर बताओ अननोन क्या रह गया? ओनली VD। यू विल गेट द VD। आंसर मैं बता देता हूं आपको। कैलकुलेशन अभी अपन टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा इसके अंदर। लिख लीजिए बेटा।
कितना आ रहा है, कोई कर सकता है क्या कैलकुलेशन? देखो एक बार। एक बार बेटा कोई कैलकुलेट करके देख लो फटाफट, कितना आ रहा है। 9 7 जा 63, 6.03। देखो एक बार कितना आ रहा है। 4 ऑप्शन है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 मिलीमीटर पर सेकंड में आंसर है। कितना? 0.3 आ रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा 0.3, बाकी आप निकाल लीजिएगा जो भी आ रहा है। मिलीमीटर पर सेकंड है ना, बहुत छोटी वैल्यू होती है, मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। तो हमने बेटा फॉर्मूला तो लगाया ही, साथ में थोड़ा सा घुमा करके ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। दोबारा बताऊं कैलकुलेशन कैसे हुई है? किसी को डाउट है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखे, a straight conductor of uniform cross section, a straight conductor of uniform cross section carries a current I. Conductor of uniform cross section carries a current I, capital I, full stop. Let S equals to specific charge of an electron. बेटा स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? एक रेशियो होता है जो होता है चार्ज अपॉन मास। क्या होता है? चार्ज अपॉन मास। सही है? इसे बच्चा बोल रहे हैं कहीं Q/m। जिसका भी स्पेसिफिक चार्ज रेशियो या स्पेसिफिक चार्ज बोल रहे हो, उसका यहां पर चार्ज लिख दो, अपॉन मास लिख दो। अगर इलेक्ट्रॉन का बोल रहे हो तो E/m हो जाएगा। सही है ना? तो ये होता है, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए इसे, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? E/m हो जाएगा। चार्ज बाय मास होता है, किसी का भी लिखना है तो जनरल। ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड द मोमेंटम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स per unit length of the conductor. Find the momentum of all the electrons per unit length of the conductor due to their drift velocity only. Due to their drift velocity only. तो बेटा एक्चुअली तो वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, पर अगर हम उनके रैंडम मोशन की वेलोसिटीज को देखें तो mv करके अगर वेक्टर की तरह जोड़ें तो कैंसिल भी हो जाएंगे बहुत सारे। पर हम क्या मानते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए कि वो सारे कैसे चल रहे हैं? एज अ सोल्जर्स विद अ स्पीड ऑफ vd। तो आपको उनकी स्पीड को कितना मानना है? सभी की vd मानना है, vd। बोलो यार, एक्चुअली तो बहुत अजीब सा मोशन था ना, पर सिंप्लिसिटी के लिए क्या मान लिया गया था? सब एक के पीछे एक कितनी स्पीड से चल रहे हैं? vd से चल रहे हैं। दैट इज वाई उन्होंने ये बात बोली है क्वेश्चन में, ड्यू टू देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज ओनली। समझ में आया? तो एक इलेक्ट्रॉन का कितना होगा बताओ मोमेंटम?
एक इलेक्ट्रॉन का होगा m इंटू वीडी। सही है। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हो गया मोमेंटम ऑफ ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, ये निकालना है। सही है। ऑप्शंस मैं बता देता हूं आपको। पहला ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन I इंटू एस, I इंटू एस। दूसरा ऑप्शन है I डिवाइडेड बाय एस, I बाय एस। तीसरा 2I बाय एस, 2I बाय एस। एंड फोर्थ I बाय एस होल स्क्वायर, I बाय एस होल स्क्वायर। करेंगे आप ट्राई? चलो करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। सभी बच्चे करें बेटा, ये आंसर बताएं मेरे को। ये पीछे वाले भी भाई, ये थोड़ा सा देख लो इस क्वेश्चन को। करा हुआ है तुम लोगों ने? मोमेंटम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट लेंथ निकालना है। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो दे रखा है S, और करंट दे रखा है I और S के फॉर्म में निकालना है। देखो एक बार ट्राई करो, अगर आता है तो बताओ। ऑप्शन कौन सा? 3, फर्स्ट वाला नहीं। एक मिनट और। सही है, I बाय एस। कितने बच्चों का आया बताओ? सही है। देखें बेटा, मुझे ये बताओ, ये सुनना, कैपिटल N क्या है? कैपिटल N, अच्छा स्मॉल n क्या होता है? स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैपिटल N को क्या लिख सकता हूं बेटा? स्मॉल n इंटू कैपिटल V। स्मॉल n इंटू कैपिटल V को क्या लिख सकता हूं? A इंटू L। बता बेटा, वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ।
जैसे अपन सिलेंडर के लिए लिखते थे पाई आर स्क्वायर एच इंटू मास इंटू वीडी। अच्छा डिवाइड बाय एल, बेटा ये एल कट गया, सही है क्या? अब मुझे बताओ यहां से बेटा क्या मैं m की जगह लिख दूं q बाय एस लिख दूं? अच्छा ये इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा बेटा? E बाय m होगा। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो गया? आगे बोले, ये हो गया n a, m की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा? E बाय s इंटू वी डी, सही है क्या? और क्या रह गया? हाँ बस सही है ना? हाँ अब बेटा NeAVD क्या होता है? NeAVD होता है I, हो जाएगा I बाय S। क्या आंसर सही है क्या? देख लो। तो आप देखो बेटा फॉर्मूला अंदर ही अंदर कैसे कैसे घुमाने हैं आपको, ठीक है? I बाय S इज द करेक्ट आंसर। देख लें। नहीं आया? कौन से वाला बताओ? ये तो बेटा देखो इसको ऐसे बोलते हैं ना अपन, स्मॉल n को कैसे डिफाइन किया गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मुझे चाहिए था यहां पर, ये था एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, सही है? अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कैपिटल N, तो ये हो गया टोटल मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर यूनिट लेंथ निकालना था तो डिवाइड बाय L कर दिया, ये क्वांटिटी आपको निकालनी है, ठीक है? अब देखो यहां से कैपिटल N क्या लिख दिया? स्मॉल n इंटू कैपिटल V, और कैपिटल V को क्या लिख दिया? इसको क्या लिख दिया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, है ना? जनरली हम क्या मानते हैं बेटा कंडक्टर को? ऐसे सिलेंडर टाइप मानते हैं, टेढ़ा मेढ़ा से नहीं मानते, ऐसा मानते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ? सही है, तो वॉल्यूम की जगह लिख दिया मैंने A इंटू एल, और एम वी डी अपॉन एल, एल एल कट गया। अब देखो m को यहां से रिप्लेस कर दिया मैंने, m इज इक्वल टू E बाय एस। ये आते ही NeAVD तो I होता है, I अपॉन एस हो गया। चलिए कल अपन ने एक फॉर्मूला सीखा था, R इज इक्वल टू रो एल बाय, है ना? उस पर क्वेश्चंस करते हैं। बेटा L क्या होता है बताओ? व्हाट इज L? लेंथ, कौन सी लेंथ? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना? और एरिया कौन सा? क्रॉस सेक्शन, सही है ना? आप ऐसा समझ लो कि ऐसे ट्रेन जा रही है तो ट्रेन की लेंथ, सही है? और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका? वो जो ऐसे क्रॉस बना होता है उसका, परपेंडिकुलर, सही है क्या? ट्रेन तो यूं जा रही होती है, और वो एरिया कैसा होता है उसका पीछे? ऐसा होता है। लिखें क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ अ ब्लॉक आर, डायमेंशंस आप बेटा वहां पर ऐसे भी लिख सकते हो, L पैरेलल A परपेंडिकुलर, सही है ना? L कौन सा वाला लेना है? पैरेलल टू करंट, और A कौन सा लेना है? परपेंडिकुलर टू करंट, ठीक है? डायमेंशंस ऑफ अ ब्लॉक आर 1 सेंटीमीटर क्रॉस 1 सेंटीमीटर क्रॉस 100 सेंटीमीटर, ठीक है? फुल स्टॉप। इफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? हाँ, रेजिस्टिविटी को एक नाम और क्या दिया जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है? अच्छा कोई मुझे बताएगा बेटा कि R की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ R? ओम होती है, ओम, है ना? ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट ओम। और इसे कैसे दिखाते हैं अपन? अरे भैया अपने तो यहां पर यही है। चलो ये है बेटा ओम, है ना? ये ना उन्होंने बनाया था, तो ये शिवलिंग बनाया था एक्चुअली,
है ना। अपने यहां पर ये इसको शिवलिंग बना देंगे भाई। चलो ये हो गया ओम। और है ना, तो और क्या होता है, वो यूनिवर्स में जाओ तो ओम की ध्वनि डिटेक्ट करी जाती है, साइंटिस्ट तो ये कहते हैं। अरे बेटा अब मुझे बताओ रो की यूनिट क्या हो जाएगी? रो क्या हो जाएगा बेटा? आर ए बाय एल। हाँ, आर ए बाय एल। तो बेटा आर की तो हो गई ओम, ए की क्या हो जाएगी बताओ? मीटर स्क्वायर बाय मीटर। तो कितनी हो जाती है? ओम मीटर। सही है ना। तो आप यूनिट से ही पहचान सकते हो कि ओम मीटर होती है रो की। और इसको और क्या नाम बोलते हैं अपन? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये तो रेजिस्टेंस है सिंपल, ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है ना। छोटी छोटी बातें ऐड कर दी मैंने छोटी सी इसमें। चलो, if specific resistance of its material is 3 multiply 10 to the power minus 7 ohm meter, ठीक है, find the resistance between the square faces. Find the resistance between the square faces. इसका मतलब स्क्वायर फेसेस कहां कहां होंगे बेटा? देखो ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा डब्बा बनेगा, है ना, ऐसा डब्बा बनेगा। तो ये स्क्वायर फेसेस होंगे ना, स्क्वायर फेसेस होंगे 1 into 1। और ये लेंथ कितनी थी? 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ध्यान रखिएगा बेटा। यहां से ऐसे ऐसे आपको बैटरी लगानी, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो मुझे बताओ लेंथ कौन सी लोगे? लेंथ लोगे ये, और एरिया कौन सा लोगे? ये वाला। सही है ना। चलिए कर दीजिए। आर इक्वल टू रो एल बाय ए। यूनिट्स बदल दीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको ये सीखना था कि एल किसको लेना है और एरिया किसको लेना है। रो कितना है बेटा बताना? 3 into 10 की पावर माइनस 7। लेंथ कितनी है? लेंथ है 100 सेंटीमीटर। तो बेटा 100 सेंटीमीटर इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन एरिया कितना बेटा? 1 into 1 into 10 की पावर माइनस 4। सही है। कितना हो रहा है ये? 3 into 10 की पावर माइनस 3 ओम। सही है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। Next question. If the length of a wire is stretched to n times, if the length of the wire is stretched to n times, then its resistance becomes dash times. सही है। ठीक है। कॉमा कॉमा एरिया डैश टाइम्स, कॉमा रेडियस डैश टाइम्स।
रेजिस्टेंस बिकम्स डैश टाइम्स कॉमा एरिया डैश टाइम्स कॉमा रेडियस डैश टाइम्स। एन के टर्म्स में आंसर करना है। कर ले इसे भाई, मिलके कर लेते हैं बेटा। तो मुझे बताओ, बहुत ध्यान से सीखें, इधर साथ साथ करते हैं इस क्वेश्चन को। आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाय। अब आपने क्या चेंज करा बेटा? देखो रो तो नहीं बदलता, रो तो उस मटेरियल का कांस्टेंट होता है ना। कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, और कौन कौन से होते हैं? गोल्ड का अलग होगा। तो बताओ भाई, रो तो नहीं बदलेगा। क्या करा आपने? एल को क्या कर दिया? एन टाइम्स कर दिया। अब मुझे बताओ बेटा, लेंथ को आपने एन टाइम्स कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, सही है। तो एरिया का क्या हुआ होगा? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम आपको कांस्टेंट कंसिडर करना है। मतलब आपके पास मटेरियल वही है, बस आपने उसी को खींच करके ऐसे बड़ा कर दिया। तो अगर आप किसी चीज को खींच करके ऐसे बड़ा करोगे तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन पतला हो जाएगा ना यार। ऐसा समझो तुम्हें आटा दे दिया गया बेटा, सही है, और तुमने इसको खींच कर ऐसे कर दिया, तो भाई वॉल्यूम तो उतना ही है ना, तो क्या हो जाएगा? एरिया कम हो जाएगा। समझ में आया? तो बेटा यहां पर बच्चा क्या कर देता है गलती, इसको तो एन टाइम्स कर देता है और एरिया को ए ही छोड़ देता है। तो अगर आप इसको एन टाइम्स करोगे तो रेजिस्टेंस एन टाइम्स हो जाएगा। आंसर गलत है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? इसमें एक टर्म बनाना पड़ेगा वॉल्यूम का, ताकि मैं उसे कांस्टेंट मान सकूं, बिकॉज एरिया इज नॉट कांस्टेंट। अगर एल बढ़ेगा, एल चेंज होगा तो ए भी चेंज होगा। तो इसके लिए मैंने क्या करा, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखना बेटा टेक्निक सुनो, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या फायदा हुआ सर? ए इंटू एल क्या बन गया बेटा? वॉल्यूम। क्या बन गया अभी ये नया फॉर्मूला? रो। अब देखो बेटा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आता है। इस फॉर्मूले से लग रहा था कि आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, पर एक्चुअली क्या है? प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। सही है। यहीं पे मुझे एक और बात बताओ बेटा, अगर ये एरिया बदलते तो क्या करता? अगर ये एरिया बदलते, एरिया में पाई आर स्क्वायर भी हो सकता है, अगर ये एरिया बदलते तो क्या करते? तो बेटा ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर वॉल्यूम बन गया, ये कट गया, ये कट गया, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। समझ में आया क्या? तो हमें क्या करना होता है बेटा? वॉल्यूम बनाना होता है और उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होता है। इसमें एल से मल्टीप्लाई करके हो रहा है ऐसा, इसमें ए से मल्टीप्लाई करके ऐसा हो पा रहा है। सही है, टेक्निक समझ गया बेसिक। तो अब इसके हिसाब से चलें, क्योंकि लेंथ में चेंज करा है। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर टाइम्स, पहले का आंसर क्या है? एन स्क्वायर, क्योंकि लेंथ को क्या कर दिया? एन टाइम्स। लेंथ को कितना कर दिया बेटा? एल डैश इज इक्वल टू एन एल। नेक्स्ट क्या है बताओ? एरिया। एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? बेटा सोचो, ए इंटू एल इज कॉन्स्टेंट। पहले एरिया क्या था? ए था। लेंथ कितनी थी? एल थी। अब एरिया मुझे ए डैश है, लेंथ कितना है? एन एल। ये कट गया, तो ए डैश कितना हो गया? ए बाय एन। तो 1/n टाइम्स हो गया बेटा, 1/n टाइम्स। अब मुझे बताओ एरिया होगा क्या बेटा? पाई आर डैश स्क्वायर। ये क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर अपॉन एन। बताओ भाई R1 कितना हो गया बेटा? रेडियस कितना हो गया? इसका रूट लोगे तो 1/√n टाइम्स। समझे क्या? रेडियस कितना हो गया? 1/√n टाइम्स ऑफ ओरिजिनल या पहले वाला। एरिया कितना हो गया? पहले वाले का 1/n टाइम्स। और रेजिस्टेंस कितना हो गया? n स्क्वायर टाइम्स। क्लियर है ये वाला? है ना? इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है बेटा आप समझ गए। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, बहुत बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ये थीम है इस क्वेश्चन की। क्योंकि नया मटेरियल नहीं लेकर के आते अपन कहीं से लेंथ बढ़ाने के लिए, आपको उसी मटेरियल को खींच करके ऐसे डक्टाइल बनाना है, तो ऐसे खींच दिया, उसको खींच दिया तो एरिया पतला हो जाएगा।
समझ में आया बेटा क्या करना है आपको? थोड़ा सा अपना टाइमलाइन सिलेबस की आगे बढ़ गई है। देखो बेटा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। मैं जितना कर सकता था मैं कर रहा हूं, पर मैं जबरदस्ती पुश नहीं कर सकता उसे। अब जितना मैंने लगाया था हिसाब, उससे थोड़े थोड़े एक एक दिन दो दो दिन आगे बढ़ते बढ़ते अब आपको समझ में आ रहा है कि अपन कहां तक जाने वाले हैं। ठीक है, अभी ये खत्म होते होते ये अपना वीक जाएगा, मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो जाएगा इस वीक में। संडे को अपन क्लास नहीं ले सकते क्योंकि आपको पेपर है। नेक्स्ट वीक आपका जाएगा, फिर भी हो सकता है कि ईएमआई एसी वाला थोड़ा सा पार्ट रह जाए, तो हो सकता है कि उसका नेक्स्ट वीक चला जाए। ठीक है, ये मतलब क्लियरली अब आपको दिख रहा है। अब इसमें कुछ भी अपन कर नहीं सकते। कर ये सकते हैं कि भगाना है, वो अपने को कोई मतलब नहीं है। तो एक वीक और चला जाएगा। कौन सा जाएगा? एक तो 12 का बाद वाला वीक और एक उसके बाद वाला वीक। कितना हो गया? करीब करीब, हाँ, जनवरी हो गया। अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता है ना। मैं जो हिसाब लगाता हूँ कागज पे और जो क्लास में होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है भाई। बच्चों को देख करके वैसा भागा नहीं जा सकता उसमें। ठीक है ना, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ढंग से करते चलें, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपके साथ आज 12th वाली जो वो मैंने शेयर किया था ना आपके साथ आंसर, वो अपना फॉर्मूला वाला, वो 12th वाले पोर्शन का भी मैं शेयर करता हूँ जो जो हो गया है। ठीक है ना, तो उसको साथ साथ कर लो तो आपके फॉर्मूलाज एटलीस्ट रिवाइज हो जाएंगे उससे। ठीक है ना भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता यार इसमें। ठीक है, अब मैं भगाने लगू तुम बोलो सर फिर मतलब ही क्या है ना। तो क्लास में वैसा सोचना और घर पे कागज पे लिखने में फर्क है। इस वजह से अपन थोड़ा बढ़ते 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 यहां तक आ गए। और अगर प्लान नहीं किया होता तो शायद यहां तक भी नहीं पहुंचते, है ना। अगर अंधाधुंध चलते तो शायद यहां तक भी नहीं पहुंचते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2%, अब बताओ बेटा, जहां भी छोटा परसेंटेज आता है तो वहां दिमाग में क्या आना चाहिए? एरर वाला मेथड। देन रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय, बताएं, 4%। कैसे बेटा, कैसे सोचेंगे? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। कांस्टेंट आएगा बेटा कोई, उसका तो एरर में कोई तरीका नहीं होता। क्या आ जाएगा? डी आर बाय आर, कांस्टेंट तो हट जाता है, 2dl बाय एल। इंटू 100 करूंगा दोनों तरफ तो हो जाएगा परसेंटेज। सही है, तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन लेंथ और ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। सही है, चलिए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, if resistance is increased by 3%, नहीं रेजिस्टेंस, सॉरी रेडियस, रेजिस्टेंस को काट के लिखो रेडियस। इफ रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 3%, फाइंड द चेंज इन रेजिस्टेंस। बताएं, रेडियस में बदलाव किया है बेटा, तो रेडियस तो आएगा एरिया के अंदर। एरिया में ऑलरेडी स्क्वायर है, इसमें भी आर स्क्वायर होता है बेटा, उसका भी स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 4। सही है क्या? तो बताएं बेटा क्या होगा, बताओ। परसेंटेज आर, और ये ना माइनस आएगा बेटा। माइनस क्या शो करेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल शो करेगा। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। क्या हो जाएगा? -4 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन रेडियस। सही है, तो आपने कितना बढ़ाया इसको? ये कितना है? 3%। तो बेटा वो घट जाएगा 12%। सही है, आंसर इज डिक्रीज्ड बाय 12%। डिक्रीज्ड बाय 12%। बोलो, अगर अभी भी अगर हमें चाहिए कि सर हमारा तो उसी टाइम पर ही होना चाहिए, तो अपन शाम को क्लास लगा सकते हैं। पर अगेन
नहीं है ना ऐसी कोई इमरजेंसी तुम्हें है? देखो 11 तक अपन जो जब तुम्हारा है टेस्ट है जहां तक अपन ने बोला था वहां तक अपन मैग्नेटिज्म में पहुंच चुके होंगे। ये खत्म हो चुका होगा, मैग्नेटिज्म चल रहा होगा। मैग्नेटिज्म अपना 5-6 दिन का आप मानिए। उसके बाद EMI छोटे चैप्टर से EM वेव 1 दिन का चैप्टर है, छोटे चैप्टर से है ना। तो बहुत सारा पोर्शन आपका हो गया है, ठीक है। मैग्नेटिज्म अपन कर रहे होंगे और EMI और EM वेव अपने को करना होगा, ठीक है। तो आप बस यही है, फिर आओ जब तक आओ पूरा आओ, यही है और क्या। करने तो है ही वो चैप्टर्स भी अच्छे से, तो बस चलते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सही है, समझ में आ गया रेडियस वाला। अगला क्वेश्चन लिखें बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, सभी लोग ट्राई करेंगे, सभी लोग, है ना। सुने ध्यान से। masses of 3 copper wires, masses of 3 copper wires are in the ratio 1:3:5. Masses of 3 copper wires are in the ratio 1:3:5 and their lengths are in the ratio 5:3:1. मासेस का रेशियो दिया है और लेंथ का रेशियो दिया है 5:3:1, पर है सारी वायर्स कॉपर की। फुल स्टॉप। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। करेंगे आप ट्राई या मैं करूं साथ में? बताइए। करिए करिए फिर करिए। बोलो। तो बेटा इनके टर्म्स में लाने की कोशिश करो, मास के टर्म्स में, और जो दूसरा दिया है फैक्टर उसके टर्म्स में। और रो सबका सेम होगा, वाई? बिकॉज मटेरियल सेम है। जैसे अपन वहां करते थे सॉलिड्स के अंदर कि मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉड्यूलस नहीं बदलेगा,
इसी प्रकार से अगर मटेरियल सेम है तो रो नहीं बदलेगा, पर रेजिस्टेंस बदल सकता है। क्यों? क्योंकि लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। देखिए, बताएं बेटा, रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए आपको। रेजिस्टेंस को इसके फॉर्म में लिखना, जो जो गिवन है। क्या है आपके पास फॉर्मूला? रो एल बाय, आपको क्या चाहिए? पर आपको चाहिए मास, और क्या चाहिए? मास और लेंथ। तो लेंथ तो है बेटा, यहां पर लेंथ तो है पर मास नहीं है। अच्छा, रो भी कट जाएगा बिकॉज सेम है वो तो सब सारे मटेरियल। तो बेटा मैं क्या कर देता हूं, मैं सोचता हूं मास को रो से लाया जा सकता है, डेंसिटी वाला रो। रो डेंसिटी अपॉन नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम इज रो डेंसिटी। तो बताएं वॉल्यूम बनाने के लिए क्या करूं बेटा? मैं वॉल्यूम बनाने के लिए नीचे और ऊपर एल मल्टीप्लाई कर दूं। क्या हो गया ये अभी? रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकता हूं? मास अपॉन रो डेंसिटी। लिख दीजिए, रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाय रो डेंसिटी। अब बताओ बेटा क्या क्या कट जाएगा रेशियो के अंदर, बताइए। ये है रेजिस्टिविटी और ये है डेंसिटी, ये दोनों कट जाएंगे। वाई? हाँ, क्यों कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि सेम मटेरियल है। तो बताओ बेटा रेशियो में क्या आएगा? R1:R2:R3 में क्या आएगा? R1:R2:R3 में क्या आएगा बताएं? L1 स्क्वायर अपॉन M1 इज टू L2 स्क्वायर अपॉन M2 इज टू L3 स्क्वायर अपॉन M3। बताएं बेटा लेंथ के क्या रेशियो चल रहे हैं? 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मासेस के 1 3 5। कितना हो गया ये? 25 3 1/5। अब क्या करना पड़ता है बेटा? एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम लेंगे 5 का, 5 का ये कितना कर देगा ऐसे? 125। और सबके नीचे 5 आ जाएगा तो कट जाएगा वो। एलसीएम तो सबके नीचे होता है ना। ये कितना हो गया? 125:15:1। ये आंसर। कितने लोगों का आया बताओ ये? सही। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट है बेटा। मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ने से आर पे क्या असर पड़ना चाहिए? व्हाट इज आर बेटा? व्हाट इज आर? आर इज रो एल बाय, है ना। और रो का फॉर्मूला बताओ। रो वाला फॉर्मूला कल वाला, m अपॉन एन स्क्वायर टाउ। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टाउ हमेशा घटेगा, ध्यान रखें।
टाउ घटेगा तो बेटा रो बढ़ेगा, अगर रो बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। सही है क्या? तो ध्यान से सुनो, हमने क्या बोला, हमने बोला कि यार एक लॉ है, लॉ आपको ध्यान है, हमने पढ़ा था एक्सपेंशन। तो क्या बोलते थे एक्सपेंशन में बेटा, डीएल या डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट एंड डीएल इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डीटी या डेल्टा टी। यहां डेल्टा तो यहां भी डेल्टा। बोलो, सिमिलर लॉ यहां फॉलो होता है बेटा। तो मैं डेल्टा ले लेता हूं, डेल्टा, डेल्टा एल, डेल्टा एल, ध्यान से समझना। तो बेटा हम लिखते हैं किसके लिए, रो के लिए। किसके लिए लिखते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ने से रो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ेगा, डेल्टा रो इज प्रोपोर्शनल टू रो नॉट जो इनिशियल था, एंड डेल्टा रो इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टेम्परेचर। बोलिए, सेम सेम लॉ फॉलो हो रहा है यहां पर। अब इन दोनों को मिला देता हूं बेटा, क्या बन जाएगा, डेल्टा रो इज प्रोपोर्शनल टू रो नॉट डेल्टा टी। जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट भी बेटा वैसा ही दिखाई देगा प्रोपोर्शनल जैसा। बताइए वो वहां पर क्या कहलाता था, बताओ, याद आ रहा है, अल्फा बीटा गामा, है ना। कोफिशिएंट ऑफ, यहां क्या हो जाएगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, थर्मल नहीं होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या एक बार देखना भाई नाम इसका, कोफिशिएंट ऑफ नाना, हाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर आगे लगेगा। क्या नाम है बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब मुझे बताओ डेल्टा रो क्या है बेटा, डेल्टा रो तो क्या है, रो माइनस रो नॉट। ऐसा बोल दो सर, रो न्यू कितना होगा, रो न्यू, रो न्यू होगा जो पहले से रो नॉट था उसमें क्या ऐड हो गया, डेल्टा रो। लिख दीजिए इसकी वैल्यू, रो नॉट प्लस डेल्टा रो क्या है, एल्फा रो नॉट डेल्टा टी, यह है रो न्यू। अब क्या कॉमन ले लू, रो नॉट कॉमन। देखो बेटा सेम फॉर्मेट आ रहा है, बोलिए सही है क्या। रो डैश या रो न्यू कितना है, रो नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब बेटा रो की जगह मैं क्या ले सकता हूं, आर ए बाय एल। रो की जगह क्या ले सकता हूं, आर ए बाय एल, ए बाय एल दोनों का कट जाएगा। तो सिमिलर फॉर्मूला किसके लिए बनेगा, आर डैश या आर न्यू एस आर नॉट, सिमिलर फॉर्मेट में आ गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। बोलिए बेटा सही है क्या। अब मेरी बात सुनो, इफेक्टिवली आर नॉट या एल्फा नॉट क्या होने चाहिए, बताओ, जो T1 टेम्परेचर पे थे, और रो न्यू या आर न्यू क्या होना चाहिए, जो T2 टेम्परेचर पर होगा, और डेल्टा टी क्या होगा, T2 माइनस T1। बोलिए, पर बेटा बाय कन्वेंशन हम हमेशा इसको पता है क्या मानते हैं, रो नॉट या आर नॉट को, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इट इज अ कन्वेंशन, इट इज नॉट अ रियलिटी। तो हम किसको बोलते हैं बेटा, ये रो नॉट और आर नॉट वाला बताओ, व्हाट इज आर नॉट, रेजिस्टेंस एट T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन, नहीं 0 डिग्री सेल्सियस। तो रेफरेंस अपन ने कहां से लिया, हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से। समझ में आया क्या। अगर आप इसे 0 नहीं लेते बेटा, कुछ भी जो भी दे रखा होता है वो ले लेते हो, तो आंसर में थोड़ा बदलाव आएगा। तो आपका ऑप्शन उसके बराबर तो नहीं आएगा, आजू बाजू आ जाएगा। समझ में आया। तो आपको ये हमेशा इनिशियल वैल्यू कौन सी लेनी है, इधर से। सही है। अब मुझे बताओ इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का बेटा क्या, ये लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, बताओ कैसा होना चाहिए, इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए। ये है सर रेजिस्टेंस, और ये है आपका टेम्परेचर। ये क्या है, टेम्परेचर। सही है। बताओ कैसा ग्राफ बनना चाहिए, कुछ आर नॉट होना चाहिए बेटा यहाँ पे इंटरसेप्ट, और फ्री ऐसा होना चाहिए। सही है ना। तो हमने जब प्रैक्टिकली ग्राफ्स देखे ना कंडक्टर्स के, तो वो इससे मिलते जुलते हैं। एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, पर इससे मिलते जुलते से। समझ में, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है नाइक्रोम का ये है ना, कॉपर का ये है, पर वो
कई तो ऐसे 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 जा रहा है कुछ, तो वो भी चलेगा, थोड़ा सा डेविएट हो गया इससे। इक्वेशन के हिसाब से ही आता है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये जो अल्फा है ना, ये टेम्परेचर का फंक्शन हो सकता है, हम उसे कांस्टेंट मानते हैं। अल्फा कैन वेरी विद टेम्परेचर, तो यहां पर ना इंटीग्रेट करके आंसर निकालना पड़ जाता है, अल्फा dt, और फिर उसे इंटीग्रेट करके आंसर। समझ में आ रहा है? तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जब रियलिटी में ग्राफ बनता है तो कुछ किसी का ऐसा बनता है, कुछ नीचे से स्टार्ट होता है, कुछ यहां से स्टार्ट होते हैं, ऐसे ग्राफ होते हैं। पर होते क्या है, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ ही रहा होता है। ये किसका ग्राफ है बोलो? फॉर कंडक्टर्स। किसके लिए बेटा? कंडक्टर्स। अब हम पढ़ चुके हैं पहले ही कौन सा? सेमी कंडक्टर्स। बेटा वहां याद करो कहानी क्या थी, वहां तो टेम्परेचर हेल्प करता था कंडक्टिविटी में, रेजिस्टेंस घटना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा जाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। कैसा ग्राफ था बेटा? वहां ऐसा ग्राफ था। समझ में आ रहा है? तो क्या बोला जाए बेटा, देखो अगर अल्फा पॉजिटिव है तो आर न्यू इज ग्रेटर देन आर नॉट होगा। तो फॉर कंडक्टर्स अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, होना ही चाहिए भाई। और अगर ये सेमीकंडक्टर के लिए सेम फॉर्मूला लगाऊं, सेम नहीं लगता वैसे, अगर लगाना चाहूं तो बेटा मुझे बताओ, आर न्यू तो आर नॉट से कम है ना, टेम्परेचर के साथ तो घट रहा है ये, तो बताओ अल्फा को क्या लेना चाहिए, प्लस या माइनस? माइनस। तो ऐसा बोला जाता है फॉर सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। बोलो समझ में आई क्या बात? इसका रीजन क्या है बताओ इसके नेगेटिव होने का? टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? आगे बढ़ रहा हूं टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, नीचे आ रहा है। क्यों क्यों क्यों? टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं और कंडक्टिविटी बढ़ती है, तो रेजिस्टेंस कम होता है। आई क्या बात समझ में? लिख लीजिए बेटा इसको, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। और अल्फा की वैल्यू बहुत ही छोटी सी होती है। अल्फा अगर निकाला जाए तो वही है बेटा कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर कितना रेजिस्टेंस में चेंज आता है ना? डेल्टा रो 1, इधर से आर का ले लेंगे तो 1 ओम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा? तो बहुत कम चेंज होता है। तो अल्फा की वैल्यू किस ऑर्डर की होती है? किस ऑर्डर की होती है? 10 टू द पावर -5। अच्छा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वही वाली, याद करो, ये डायमेंशनलेस होना चाहिए था, यूनिटलेस होना चाहिए था, क्योंकि 1 डायमेंशनलेस है या 1 यूनिटलेस है तो ये भी 1 यूनिटलेस होगा। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स होना चाहिए। क्या लिख सकते हो बेटा? डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स। याद आ रहा है? डेल्टा टी के लिए कुछ भी लिया जा सकता है, डिग्री सेल्सियस भी चलता है डेल्टा लेते वक्त, और केल्विन भी चलता है। तो एक्चुअली ये लॉ फॉलो हुआ था रेजिस्टिविटी के लिए उस फॉर्मूला से, बट इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू रेजिस्टेंस। इनिशियल वैल्यू हम कौन सी लेंगे? हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस वाली। फॉर्मूला कौन सा याद करना है आपको? ये, सिर्फ ये। अच्छा फॉर इंसुलेटर्स बताओ बेटा अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव ही होता है उसके लिए भी। याद आ रहा है वो बैंड डायग्राम बनाया था अपन ने?
3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का गैप था, तो उसमें भी तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, है ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अल्फा नेगेटिव किस किस के लिए होता है, तो आंसर था सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। क्वेश्चन लिखें, इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज कैपिटल आर, if resistance of a wire is capital R at 100 degree Celsius, then find temperature when its resistance will become 2R. Find temperature when its resistance becomes 2R. ब्रैकेट में अल्फा गिवन है, अल्फा इक्वल्स टू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। चलिए साथ में कर लेंगे, आप करेंगे बताएं? करो करो करो। ब्रैकेट वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए तो बेटा आर न्यू कितना करना है आपको, 2R। आर एट 0, आर नॉट इज आर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो तो मुझे नहीं पता, मुझे तो 100 वाला पता है ना, 100 पे दिया ना। हाँ तो बेटा पहले तो फॉर्मूला लिखता हूं, आर न्यू या आर डैश लिख लेते हैं, आर डैश इज इक्वल टू आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। ध्यान से सुनना बेटा, मुझे आर नॉट की वैल्यू नहीं पता तो मैं आर नॉट को आर नॉट छोड़ देता हूं। ध्यान से सीखो बेटा इस क्वेश्चन को, मैं आर नॉट को आर नॉट छोड़ देता हूं। बोलिए। अच्छा आर डैश को कितना ले लेता हूं जो गिवन है, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 100 - 0। बताओ बेटा ये कितना हो जाएगा, 100 - 0। अरे इनिशियल तो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा,
बताइए ये कितना है, आर डैश कितना है, आर है, तो आर इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा कितना है, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा बेटा 100। बोलिए 100 क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये है 100 पे, ये है 0 पे, डिफरेंस कितना हो गया 100। सही, अब निकालना कितना, अब क्या करना है बेटा, आर को कितना कर देना है 2r, आर नॉट तो वही रहेगा 1 प्लस एल्फा वही रहेगा, डेल्टा टी कितना लू बेटा t माइनस 0, ये t तो निकालना है मुझे। बोलिए बेटा देखो इनिशियल हमेशा आर नॉट ही लेना है, समझ में आया क्या, अगर मेरे को इनिशियल आर नॉट नहीं लेना होता तो मैं यहां आर और यहां 2r पुट कर देता और उसे t माइनस 100 पुट कर देता इसे। बोलिए, और उससे आंसर वो नहीं आता जो हमें चाहिए। आपको हमेशा इनिशियल वैल्यू कौन सी लेनी है, हाँ भाई उद्देश्य कौन सी लेनी है, 200 है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब क्या करूं बेटा आप बताओ, नाउ व्हाट इज द समस्या, आर नॉट, समस्या हटा दो, काट दो, काटिए बेटा, आर आर कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 10 की पावर -1 हो गया, तो बताओ कितना आ रहा है टी, 10 की पावर -3, या मैं टी बाय 1000 बोल देता हूं इसे। क्या पहले मुझे बता दो टी आएगा किस यूनिट के अंदर, केल्विन के अंदर या डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में, वाई, क्योंकि मैंने डिग्री सेल्सियस में से डिग्री सेल्सियस घटाया है, क्योंकि 0 क्या था, केल्विन नहीं था, डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बातें बेटा, कितना हो गया, ये हो गया 2 प्लस 0.2, 2/10 इज 0.2, और -1 और चला जाएगा यहां, कितना हो गया 1 प्लस 1.2, टी बाय 1000, बताओ बेटा टी कितना आ गया, टी आ गया 1200 डिग्री सेल्सियस। समझे क्या, बोलिए कहां कहां ध्यान रखा बेटा आपने, 0 पे, और दूसरा टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस, वाई, क्योंकि आप सेम यूनिट्स को घटाते हो, अगर आपने यहां 0 डिग्री सेल्सियस लिया है तो ये भी डिग्री सेल्सियस होगा, समझ में आया। 1200 केल्विन आंसर नहीं होगा, 1200, और वो क्या करेंगे आपको ऑप्शन केल्विन में देंगे, तो आप इसमें से 273 और घटाओ, सही है ना, 273 ऐड करो, और ऐड करते हैं ना, है ना, इसमें 273 और ऐड करोगे फिर आंसर चेक करना होगा। कितने बच्चों का खुद से आया था ये बताएं, कोई नया बच्चा बताओ यार, नया बच्चा, न्यू, वो कहां गई हमारी बच्ची, हाँ क्या हो बेटा, है काला जादू है, आया था, अरे तबीयत खराब रहने लग गई ना आपकी, है ना, जब से मैंने तारीफ करी है ना, ऐसा होता है, ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे और हम साथ साथ करेंगे उस क्वेश्चन को, लिखें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड the relation between temperature coefficients of two wires
ब्रैकेट में लिखें अल्फा 1 एंड अल्फा 2, फाइंड द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ऑफ टू वायर्स, ब्रैकेट में अल्फा 1 एंड अल्फा 2, सो दैट, ये सभी लोग करेंगे ना, सभी लोग करेंगे, सो दैट देयर सीरीज रेजिस्टेंस इज independent of temperature, so that their series resistance is independent of temperature. series resistance क्या होता है बेटा? R1 plus R2 होता है रेजिस्टेंस के अंदर, है ना। और दूसरा पार्ट लिखेंगे इसका, फाइंड इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर, फाइंड इक्विवेलेंट temperature coefficient for series combination of two wires. सही है, ये आपको जनरल एक्सप्रेशन निकालना है, नॉट फॉर द फर्स्ट पार्ट। तो अपन इसको मिलके साथ में करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुने बेटा एक एक पॉइंट। बताइए, आपको दो वायर्स लेनी है, वायर इज अ रेजिस्टेंस, वायर इज व्हाट? अ रेजिस्टेंस। तो आपको सीरीज में दो वायर्स लगानी है बेटा, तो इनका आर इक्विवेलेंट क्या होगा बताओ? R1 प्लस R2। ध्यान से सुनना बेटा, बेसिक बात सुनो सबसे पहले। ये चाहते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़े ना, T1 से T2 हो जाए, जब टेम्परेचर बढ़े T1 से कितना हो जाए? T2। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ देखूं तो रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, मतलब R1 प्लस R2 शुड नॉट वेरी विद टेम्परेचर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर एक का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है तो जितना उसका बढ़ा उतना ये घटा दे। मान लो इसमें +50 हुआ, पहले वाले के मुकाबले कितना हो गया? +50, तो ये क्या कर दे? -50 कर दे। इसका मतलब अगर एक कंडक्टर है तो बेटा दूसरा कौन होगा? सेमीकंडक्टर होना चाहिए। तो मतलब अगर एक का अल्फा पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव होना ही चाहिए। सही है क्या? चलो बेटा, अब मुझे बताओ आप क्या चाहते हो? इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सही है, मतलब जितना इसका डेल्टा R1 हुआ उतना बेटा डेल्टा R2 हो जाए, बोलो सही है क्या? जितना इसका बढ़ा बेटा उतना इसका घट जाए, बताइए बेटा। तो बताओ इसका कितना बड़ा होगा बेटा? डेल्टा R1 इज R1 अल्फा 1 डेल्टा T। इसका कितना घटा होगा बेटा? R2। सेम फॉर्मूला लगेगा घटने के लिए भी। सही है क्या? क्या क्या घट गया? अब क्या आ गया? अल्फा 1 बाय अल्फा 2, ये निकालना था रेशियो, रिलेशन बिटवीन, है ना। अल्फा 1 बाय अल्फा 2 कितना आ गया बेटा? R2 बाय R1। समझ में आया क्या? अगर एक का अल्फा पॉजिटिव है बेटा, अगर आप इसे प्लस अल्फा 1 ले रहे हो तो इसको क्या लेना होगा आपको? सही है, पहले पार्ट का आंसर है 10। समझ में आई बात? दूसरा क्या करना है बेटा आपको? अगर दोनों का प्लस में होता तो क्या निकालना आपको? अल्फा इक्विवेलेंट। तो बताओ बेटा, R सीरीज इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 को क्या लिखोगे? पहले वाला R1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T। बोलिए बेटा। R2 को क्या लिखोगे? इंटू 1 प्लस ही ले रहा हूं बेटा, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले वाला पार्ट तो खत्म हो चुका है, हम जनरल फॉर्मूला निकाल। R सीरीज क्या होता है बेटा? R1 प्लस R2। तो उसका क्या लिखूंगा? R1 प्लस R2 तो R0 हो गया, इंटू 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट। अरे यार, ये समझे क्या यार? इतनी शानदार बात है। सीरीज के लिए इनिशियल वैल्यू कितनी है? R1 प्लस R2। सही है, करिए बेटा, इसे खोलिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? मेरे को लगता है R1 प्लस R2 बनेगा 1 से मल्टीप्लाई होकर, यहां भी R1 प्लस R2 ये कट जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे? R1 प्लस R2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा? अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा T से। और कौन बचेगा यहां पर? आएगा R1 अल्फा 1 डेल्टा T प्लस यहां कौन बचेगा? R2 अल्फा 2 डेल्टा T। बेटा क्या डेल्टा T भी कटता नजर आ रहा है? तो बता दो बेटा अल्फा इक्विवेलेंट कितना हो गया?
बताइए बेटा, यहीं से आप कर सकते थे, अल्फा इक्वलेंट को 0 कर देते, कुछ नहीं बड़ा, मतलब अल्फा 0 है, अल्फा 0 है मतलब ये 0 है, R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 0, R1 अल्फा 1 इज इक्वल टू माइनस R2 अल्फा 2, माइनस क्या शो कर रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, और फिर वही आंसर आ जाता। सही है क्या? लिख लीजिए बेटा, इट इज अ काइंड ऑफ डेरिवेशन, इट्स अ काइंड ऑफ डेरिवेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ऐसे ही एक्सप्रेशन अपन ने वहां भी निकाला था, याद आ रहा है? L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2, और ये भी निकाला था अपन ने, है ना? एक का एक्सपेंशन होता है, एक का कंप्रेशन होता है। इसीलिए ना बेटा, जैसे जेई के अंदर जो है ना, इसको ना जो अपना थर्मल वाला पार्ट है वो 12th में पढ़ाया जाता है करंट के बाद, है ना? क्योंकि वो भी वहां पर वो भी आ जाता है, कौन सा, हीट ट्रांसफर में भी आ जाता है, वो जो एनालॉजी बनाई थी अपन ने, याद आ रहा है ना, कंडक्शन के अंदर, और फिर ये भी है, तो इस वजह से बाद में पढ़ाते हैं तो चीजें ऐसे एनालॉजी बन जाती है। तो आप ना रिलेट कर लीजिएगा इसे थर्मल के नोट से, कहां कहां कॉम्बिनेशन बन रहा है सेम। आपके टेप टेस्ट में बेटा कैपेसिटर के क्वेश्चंस रहेंगे। ये डायग्राम बना लीजिए अगले क्वेश्चन के लिए। इसमें क्या है, यहां बेटा क्रॉस सेक्शन कम है और क्रॉस सेक्शन बदलता जा रहा है, और यहां पे ज्यादा है, सही है? ए और बी पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सही है? मुझे बताओ, क्या आप इसमें रो एल बाय ए लगा सकते हो? रो एल बाय लगा सकते हो? क्यों? लेंथ तो ये रही, लेंथ तो ये रही, पर एरिया कौन सा लेंगे सर, है ना? एरिया तो बेटा यहां का अलग है, यहां लगे, यहां लगे, यहां लगे, बढ़ता जा रहा है, सही ना? तो इसमें अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना रहता है ना, तो वो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन हो जाता है और एलिमेंट्स लेकर के निकालना पड़ता है, ठीक है ना? तो वो सब में नहीं जाना है अपने को इस क्वेश्चन में क्या करना है वो मैं आपको बोलता हूं, ठीक है? डायग्राम बना लो।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बोलू, लिखो। A wire has a non-uniform cross-sectional area as shown. A wire has a non-uniform cross-sectional area as shown. Full stop. A steady current I flows through it. ठीक है? Compare the, सभी लोग करेंगे ना? Compare the following quantities at A and B. तो आपको कंपेयर करना है, मतलब आपको ग्रेटर स्मॉलर ऐसे बताना है, दिस ग्रेटर देन दिस, ऐसा ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन या इक्वल्स टू वाला साइन। पहली क्वांटिटी है बेटा करंट, पहला है करंट। दूसरा लिखें, करंट कंपेयर करना है ए पर और बी पर। दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड, तीसरा जे याद है जे, हाँ करंट डेंसिटी। चौथा रेजिस्टिविटी, पांचवा इलेक्ट्रिक फील्ड, और छठा मोबिलिटी। करेंगे ट्राई? चलिए बेटा, बहुत सारे फॉर्मूलाज आप इस क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज कर सकते हो, एक बार देखो कॉपी में। चलो 2 मिनट और, मैक्सिमम आंसर्स निकालने की कोशिश करो बेटा।
आया? करें, डिस्कस करें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, समझो ये बोतल है, कोई बोतल, ठीक है, और उसमें पानी भरा हुआ है। पानी क्या हुआ है इसमें? भरा हुआ है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं ना बेटा, यहां पर बस चल ही तो नहीं रहे वो। अब क्या हुआ, यहां से करंट आने लगा। करंट आने का मतलब क्या होता है? वो चलने लगते हैं। मुझे बताओ बेटा, अगर यहां से जितने इलेक्ट्रॉन्स घुसेंगे पर सेकेंड, क्या उतने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलने पड़ेंगे? क्योंकि इसका तो क्वांटिटी फिक्स्ड है। बोलो यार। तो बेटा हमेशा सीरीज में करंट सेम होता है। भाई सोचो बेटा, धक्का मार के दो जने यहां से घुस गए गाड़ी में, मान लो गाड़ी खचाखच भरी पड़ी है, ठीक है। एक वो कौन सी मूवी का सीन था, बहुत पुरानी कोई मूवी है, भागम भाग में, है ना। तो भाई दो यहां से घुस रहे, दो यहां से गिर जा रहे, फिर वो घुसते हैं, फिर ये निकल जाते हैं। तो अगर दो बंदे अगर बेटा घुस गए जगह बना के, तो दो को निकलना पड़ेगा ना यार। तो जितना चार्ज पर सेकंड यहां से घुसेगा, उतना ही चार्ज पर सेकंड यहां से निकलना पड़ेगा। एक सेकंड में जितने घुस रहे हैं, एक सेकंड में उतने निकलने पड़ेंगे। बताओ यार। तो बेटा आई विल बी सेम। फर्स्ट का आंसर क्या है? आई ए इज इक्वल्स टू आई बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग सोच पाए? नया बच्चा, नया, न्यू 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 न्यू। क्या बात है, कैसे सोचा तुमने? हैं? ये मत पूछ है, लगाए लगाए, क्या बात है। चलो बेटा नेक्स्ट, सेकंड पार्ट क्या है? सेम ही होगा ना यार। Na इज इक्वल्स टू नंबर कैपिटल ले लो, पर सेकंड लिया, सही है ना। जितने पर सेकंड घुस रहे हैं उतने पर सेकंड निकल रहे हैं, यही तो लॉजिक है, इससे तो यह है। तीसरा बोलो, जे। जे क्या होता है बेटा? जे होता है आई बाय। तो सर आई तो सेम है, आई से तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो सर एरिया क्या है? इनवर्सली बेटा, जिसका एरिया कम उसका जे ज्यादा। तो जे ए इज ग्रेटर देन, बोलिए बेटा। नेक्स्ट बोलो। सर रेजिस्टिविटी तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल तो नहीं बदला, इसका मतलब रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी। सही है क्या? अगला बोले बेटा, अगला है। अरे यार देखो कितना शानदार बेटा, क्या पूछ लिया आपसे ये। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? सर हमें क्या पता क्या होगा, कैसे सोचे, कैसे सोचे बेटा? हाँ, एक बहुत खतरनाक फॉर्मूला बनेगा, E बराबर जेरो। बेटा आपने सुनना ध्यान से, V इज इक्वल्स टू आई आर पढ़ा है? कौन है ये? ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ का मैक्रोस्कोपिक फॉर्मूला है, मैक्रो, और ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला है। सही है। इससे ये बनाने की कोशिश करते हैं, इससे, ये तो हमने पढ़ा था, इससे ये बनाने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसे भी याद कर लेंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, एक और फॉर्मूला ऐड हो गया आपके आज, ई बराबर
0। कैसे बनाए बेटा बताओ? v को क्या लिख सकता हूं बताओ? v को मैं लिख सकता हूं सर, v को मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू ed। अच्छा d को मैं l लिख दूं बेटा, d को मैं लिख दूं। अच्छा सर i को तो i रहने देते हैं, अच्छा एक बार के लिए रहने देते हैं बेटा, और r को क्या लिख देते हैं अपन? r को लिख देते हैं रोएल बाय, बोलो यार बेटा देखो नहीं, हाँ एरिया तो इसके नीचे दे दो, ये बन जाएगा j और एल एल कैंसिल हो गया, E बराबर j इंटू रो। बताइए। और है ना बेटा कई बार ना ऐसा लगा दिया जाता है, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, याद करो j का डायरेक्शन i का डायरेक्शन, E का डायरेक्शन i का डायरेक्शन, अरे E के डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से चलता है ना, E बराबर j रो बेटा, अब याद रहेगा आपको। ये कौन सा फॉर्मूला है इसका? ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। अब इससे कंपेयर करके बताओ मेरे को पांचवे का आंसर। सर रो तो सेम है, रो तो सेम है ना, मटेरियल सेम है, तो जो J फॉलो करेगा वही E फॉलो करेगा। EA इज ग्रेटर देन EB, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कितने लोगों का आया था बताओ? पांचवा सही, सही, बहुत बढ़िया है। तुम्हें पता था E बराबर J रो? और बताओ नेक्स्ट, मोबिलिटी ना बेटा, वो भी सेम रहेगी। क्या फॉर्मूला बताता हो मोबिलिटी का बताओ? कल कल बनाया था जो, बाद में जो बना था क्या था? म्यू टाउ वाउ आया था उसके अंदर है, ईटा हुआ है, ये था क्या? ये था तो बेटा ई नहीं बदला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बदला, मास नहीं बदला, टाउ तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अरे बोलो, तो मोबिलिटी भी सेम रहेगी है? क्या था फॉर्मूला? वीडी बाई ई। सॉल्व करने के बाद बताओ मुझे याद आ रहा है 1 बाय एनी टाउ था, मुझे ऐसा फील आ रहा है। बेटा देखो ना कल के ई टाउ है ना, बस ठीक है ना, तो सही है ना, इससे सोचेंगे ना बेटा अपन, क्योंकि आप वीडी बाई से सोचोगे ना, तो वीडी में भी तो आई आ रहा है बेटा, आई अपॉन एन है, ए बदल रहा है, समझ रहे हो? तो इस ई भी बदल रहा है और वीडी भी बदल रहा है, और वो इस तरीके से बदल रहे हैं कि वो फैक्टर कटने वाला है, इस वजह से डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। तो इस फॉर्मूले से सोचेंगे तो समझ में आएगा कि दोनों बराबर है। बोलिए ये कितने लोगों का सही आया? छठा, तुमने इस फॉर्मूले सोचा तो बढ़ रहा था, कम हो रहा था। ठीक है, देखो बेटा इसमें एक चीज और सीखना, आई इज इक्वल टू एन ई वीडी, ध्यान समझना बेटा। ई कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ये तो मटेरियल पे डिपेंड करता है कितना अच्छा कंडक्टर है, पर यूनिट वॉल्यूम उतने। आई कांस्टेंट, ए इंटू वी डी इज कांस्टेंट। ये बेटा वही कहानी होगी, कौन सा लॉ था ये फ्लूइड्स के अंदर, क्या बोलते थे इसे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ए इंटू वी कांस्टेंट। बेटा जहां एरिया कम होता है वहां स्पीड बढ़ जाती है, जहां एरिया ज्यादा होता है वहां स्पीड कम हो जाती है, सेम कहानी। बोलिए, लिख लीजिए, ये वाली बात भी लिख लो। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम बेटा बहुत इंटरेस्टिंग बातें शुरू करेंगे, दैट इज सर्किट सॉल्विंग, है ना। बहुत फॉर्मूले खेल लिए, कल भी मैं यही बोल रहा था, पर आज अपन ने मेजरली क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करे, थ्योरी बहुत कम करी अपन ने, आज क्वेश्चन बहुत सारे करे। ठीक है, कल अपन क्या कहां से शुरुआत करेंगे बताओ? हाँ, केसीएल केवीएल बेटा, इनका अपन पूरा सर्जरी कर देंगे इनकी कि ये क्या है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, करंट निकालेंगे, सारी चीजें वो सब करेंगे। ठीक है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क कर लो यार। मैं जानता हूं कि तुम्हारे वैसे माइनर की तैयारी तुम कर रहे होगे, अभी अगर नहीं करोगे तो फिर माइनर के बाद करना पड़ेगा, करना तो तुम्हें पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे क्या लगता है, एक काम कर सकते हो तुम, एक काम कर सकते हो क्या, कि जो जो क्वेश्चंस मॉड्यूल में टॉपिक वाइज